अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर रफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ। नावल को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है और लाइक शेयर और कमेंट से मुझे बड़ी खुशी होगी, तो अपना पूरा सपोर्ट मुझे दीजिएगा। नावल शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ो। रोशी ने उसके बाजुओं की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए पूरा जोर लगाया और जैसे बेदम हो गई। देहाती और बेफिक्री के माहौल में पला बढ़ा मजबूत वजूद जैसे उसके लिए लोहे की दीवार सा बन गया। होश की दवा करे, कुछ करने से पहले थोड़ी देर सोच लेना भी बहुत सी मुश्किलात से बचा लेता है। वो उसे थामी यानी अपनी बाजुओं में जकड़े नीचे उतारने लगा। रोशी ने एक भरपूर मज़ामत की। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी, वो बुरी तरह बिफर कर बोली थी। छोड़ूंगा तो पिएंगी। वो उसे लिए हुए एक जीना मज़ीद नीचे उतरा। रोशी ने उसके बाजुओं में दांत गाड़ दिए। एक लम्हे को तो मारे अजियत के वो बिलबिला कर रह गया, मगर गिरफ्त ढीली नहीं थी। फ़र्ज़ कर ले जिहाद कर रहा हूँ, दुश्मन की गोली लगी है, डजेंट मैटर। वो मुस्कराया और एक जीना मज़ीद नीचे उतर आया। रोशी ने बेबसी से उसके सीने पर घोंस से मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत आराम से उसके छोटे छोटे खूबसूरत हाथ एक हाथ में मजबूती से दबोच लिए, बाजुओं में उसे जकड़े रखा। आदमी है या लोहा, चलो ज़रा नीचे, गोली मार दूंगी तुम्हें, वो हिज़यानी अंदाज में चीखी। शोर नहीं मचाए, इस वक्त आप नहायत काबिल एतराज़ हालत में मेरे काबू में हैं, स्कैंडल बन जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे लिए फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। उसे तंग करने के अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था, तो बन जाए माई फुट। वो फिर चीखी, मगर मेरा तो हो जाएगा ना नुकसान, हवेली के पीछे मेरा कमरा भी आबाद हो जाएगा। वो उसे लिए हुए उसी कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ कुछ देर पहले था। बुज़दिल, पहाड़ जैसा जिस्म और दिल चिड़िया से भी छोटा। उसने हकारत से सर झटका। आप मेरे मुनफी जज्बात उभारने की कितनी ही कोशिश कर लें, कामयाब नहीं होंगी। वो बेहद पुरसुकून था। तुम्हारी शादी हो ना तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, तो पता चले मनफी व मस्बत का। वो बेबसी से रोने को हो गई। अल्लाह करे मर जाए वो लंबे बालों वाली, तुम्हारे दिल में भी आग लगे तब पता चले। वो रो रही थी। ये बद्दुआ तो आपने संभाल कर रखी हुई थी, कभी न कभी तो देना ही थी। वो हुनूस मुस्कुरा रहा था। अब वो उसे लिए कमरे में दाखिल हो गया और कमरे में दाखिल होते ही उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। बारी, याद रखना बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी तुम्हारे साथ। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बेड पर बैठ गई। आप बात को समझें, खुद ही फ़र्ज़ कर लिया है सब कुछ। इल्मुद्दीन और उनके साहबजादे का मामला दरअसल ये है। अच्छा बस चुप हो जाओ, चमचे बाबा साहब के, इस कदर अहमक समझा हुआ है मुझे। अब स्टोरी घड़ेंगे मौसूफ, कब तक करोगे मेरी निगरानी? बहुत बुरी बात। बारी ने उसकी बात काटी। ज़िंदगी को क्यों मजाक बना रही हैं? रोज़ मरने से बेहतर नहीं है कि इंसान एक बार ही चला जाए इस दुनिया से? जिनकी शक्ल तक देखना मुझे गवारा नहीं, मैं उनके साथ उम्र गुजारूंगी। ज़रा देखना कैसा सबक पढ़ा कर जाऊंगी उन सबको, हमेशा याद रखेंगे। वो फिनकारी। बारी की जान मुसीबत में फंस गई। अब उसे नहीं समझाया जा सकता था। देखो बारी, गवाह रहो, मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की गई तो जनाजा उठेगा मेरा। मेरी तरफ से भले ये पैगाम बाबा साहब को पहुँचा देना। खुदा ना करे। बारी ने निचला होठ दांतों तले दबाकर बहुत दुख और उलझन से उसे देखा। आप समझने की कोशिश करें। उसने फिर समझाना चाहा। समझ लिया सब कुछ, मेरे पीछे अब तुम समझते रहना। बहुत मुश्किल हो गई थी। वो कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गया था। ज़रूरी तो नहीं जो कुछ होने जा रहा है वो हो भी जाए, ज़रा सब्र करें। वो बहुत संजीदगी से उसे समझाने लगा। अच्छा, अगर सब्र के बाद भी सब कुछ सामना आया तो? वो दराज से टिश्यू पेपर निकालकर नाक पोंछने लगी। दुनिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हमें वो ज़िंदगी गुजारना होती है जो हम गुजारना नहीं चाहते। वो फिर नरमी से गोया हुआ। और आपने तो अपनी शामत खुद बुलाई है। वो एहतजाज था ज़बरदस्ती बेदखली पर, और आइंदा भी होगा अगर यूं ही ज़बरदस्ती होगी। वो भड़क उठी। जो बड़े हैं वो आपके खैर खां हैं, आपको यकीन क्यों नहीं आता? मेरे जनाजे पर फूल तुम भी डालोगे, आ जाएगा तुम्हें यकीन खैर खाओं का। उसने अपनी नाक ज़रा ज़्यादा ही रगड़ डाली थी, जो एकदम सुर्ख हो गई थी। अब ये बात बात पर जनाजा निकल रहा है। वो भी झुल्ला गया। निकल रहा है क्या मतलब? निकलेगा। वो फिर घुर्राई। मैं सिर्फ उसे ज़िंदगी समझती हूँ जो मेरी मर्ज़ी की हो। वो बहुत अटल अंदाज में गोया हुई। यह नरी जज्बातियात है, काश आप समझ सकती। वो जैसे थक कर गोया हुआ। तुम अपनी एनर्जी ज़ाय मत करो, जाओ आराम करो। हम अगर ये बताते जाओ कितनी अजीज़ है तुम्हें मेरी ज़िंदगी। वो उठकर दरीचे से पर्दे हटाने लगी।
मेरे आसपास, मेरी हुदूद में, मेरी नज़र के सामने जो ज़िंदगी भी है वो मेरे लिए अहम है, इसमें कोई इनकार नहीं। वो कुछ सोचते हुए जवाब दे रहा था। क्या ऐसे लम्हों में जब मेरी ज़िंदगी दाव पर लगी हो तुम कर सकते हो मुझसे शादी? वो बहुत खुद एतमादी से उसके सामने इस्तादा थी। बारी तो बुरी तरह चौंक कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसे इस तरह देखने लगा जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यावर चचा तक आपके जज्बात पहुँचाकर हर शय आपकी पसंद के मुताबिक आपके हक़ में करने की कोशिश करूँगा और आपकी शादी हरगिज़ ज़बरदस्ती नहीं होगी। आपके शायाने शान शख्स को आपका जीवन साथी बनने का हक़ दिया जाएगा। वो बहुत मुस्तहकम लहजे में वादा कर रहा था और जो ऐसा ना हो सका। रोशी का लहजा इस बार निहायत नरम और आवाज़ बहुत धीमी थी। बारी ने नज़रें उठाकर उसकी सिम देखा। सतरंगे प्रिंट के शलवार सूट और दुपट्टे में वो अपने सुर्ख नाक के साथ उसे सवालिया नज़रों से मगर बहुत एतमाद से देख रही थी। उस वक्त तक जज्बात का तूफ़ान उतर चुका होगा और आपको एडजस्टमेंट के हुनर आ जाएंगे। वो अब पुरसुकून हो चुका था। एडजस्टमेंट कभी नहीं होगी, उसका तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। बस इस सवाल का जवाब दो, अगर वो ना हो सका जिसका वादा तुम कर रहे हो फिर क्या करोगे? मैं तो लानत भेजती हूँ ऐसी ज़िंदगी पर जिसमें जिस्म जिंदा और दिल मुर्दा हो। ऐसी ज़िंदगी जिसमें मेरे दिल से हर लम्हे आहें निकलती हैं। मैं थूकना भी पसंद ना करूँ, चौपाया नहीं हूँ, पेट भरूँ और सो जाऊँ, समझे तुम? फिर क्या कर सकूँगा मैं? मेरी कुछ हुदूद मुकर्रर है, आप ये समझ लें। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, मगर अब वो बहुत उलझा हुआ था। तुम बहुत बुज़दिल हो बारी, तुम पर तो ग़ुलामों को भी शर्म आ जाए। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, आप यकीन कर लें। मैं जब चाहे हवेली से निकल सकता हूँ, मगर हवेली के हुक्मरान मेरे मरबी, मेरे मोहसिन हैं। मुझे उनको खुशी और सुकून पहुँचाकर दिली सुकून मिलता है। वो बहुत बुर्दबारी और तहम्मुल से गोया हुआ। अगरचे बुज़दिली वो ताना है जो बड़ी बर्दाश्त वाले मर्द का भी टेम्परेचर लूज़ कर देता है। हाँ, हवेली के हुक्मरान तो एहसान करते ही इसलिए हैं कि लोगों को अपना ग़ुलाम बनाए रखे, कोई उनके सामने सर न उठा सके। वो नाक चढ़ाकर बोली। बहरहाल अच्छा सलूक एहसान ही होता है। वो आहिस्तगी से गोया हुआ। और आपको मेरा यकीन कर लेना चाहिए कि मैं हवेली की एक एक फ़र्द का खैर खा हूँ। मैं यावर चचा से अपने अंदाज में बात करूँगा, वो बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी, आप यकीन कर लें। उसने नहायत रसानत से उसे समझाने की कोशिश की। मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है। अगर ज़्यादती होने लगी और तुम भी कुछ ना कर सकी, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरती। किस तरह मुझे ज़िंदा रखोगे, क्या रास्ता निकालोगे? वो उसे बग़ौर देख रही थी। आप अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी शर्त पेश कर देंगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर कोई शख्स जो हर सूरत मुझसे बेहतर होगा उसे आप रद्द नहीं करेंगी। मैं सिर्फ लाइफ सेविंग टैबलेट, ज़िंदगी बचाने वाली गोली के तौर पर अपना आप इस्तेमाल करूँगा। वादा कर रहे हो? उसके जिस्म जान में अजीब सा सुकून दराया। मर्द की बात ही कॉल होती है, मगर आपको मेरी शर्त जहन में महफूज कर लेना चाहिए। फ़िक्र ही ना करो, जाओ, अब कुछ नहीं होगा। वो बिस्तर पर दराज हो गई और बारी की तरफ से करवट लेकर न जाने क्या सोचने लगी। बारी ने दरवाजे की चिटकनी गिरा दी, लेकिन दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते जाते रुक गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर बगैर कुछ बोले तेज़ी से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने वाले जीने की तरफ बढ़ गया। रेस्ट हाउस का जामिद सन्नाटा उसकी वहशत बढ़ा रहा था। वक्फे वक्फे से किचन में बर्तन खड़खड़ाते तो आसपास ज़िंदगी का एहसास होता था। वो उकताकर दुपट्टा संभालती किचन में चली आई। खानसामा को जैसे 100% किसी की मदाखलत का यकीन नहीं था। बड़े मगन अंदाज में झूम झूम कर बर्तन धो रहा था। वो खामोशी से उसकी पुश्त पर जा खड़ी हुई, मगर उसे एहसास तक न हो सका। साहिब खाना खाने आएंगे क्या? आप बीबी, खाना लगा रहा हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। वो कदरे खज्जल सा नज़र आया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उसने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली। साहब का कुछ पता नहीं होता, कभी नहीं भी आते हैं। उसने हांडी में चम्मच चलाते हुए जवाब दिया। मगर अब तो मैं यहाँ हूँ, उन्हें आना चाहिए। उसने गिलास में पानी उधेड़कर होठों से लगाया। अधेड़ उम्र खानसामा ने पलटकर उसकी सिम सरसरी सा देखा। बीबी, साहब का काम ही ऐसा है कि छोड़ो ये काम वाम के तस्करे, काम तो काम ही होता है, अपने अपने हिसाब से सभी करते हैं। उसने नागवारी से उसकी बात काट दी। खानसामा ने ताज्जुब से उसकी शक्ल देखी। उसका साहब कोई मामूली आदमी नहीं था। अच्छा, अभी खाना मत लगाएं, मैं यावर भाई को फ़ोन कर रही हूँ। वो यावर अली ख़ान के बेडरूम में चली आई और उनका नंबर मिलाया। पीए ने साहब के मसरूफ़ होने का मसूदा सुनाया। उसका तो दिमाग ही घूम गया। देखिए मिस्टर, मैं अभी भरी दोपहर में दफ्तर पहुँच जाऊँगी। अगर उनके पास प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए तो भी आप उन्हें मैसेज कन्वे कीजिए कि माहिन अहमद फ़ोन पर हैं। उसने नाराज़गी से कहा। जस्ट अ मिनट होल्ड प्लीज़।
पीए उसके अंदाज पर वाकई बौखला गया था। चंद सेकंड बाद यावर अली खान की गंभीर आवाज़ एयरपीस में उभरी। यस यावर अली, क्या आप मुझे यहाँ ही इसलिए लाए थे कि मैं भूखी मर जाऊँ? वो बच्चों की तरह खफगी से गोया हुई। अल्लाह ना करे, दरअसल मेरी गैर मौजूदगी में काम और मुलाकातें खासी मिकदार में इकट्ठी हो गई थी। अब हज़ार चाहने के बावजूद भी सीट से नहीं उठ पा रहा। 2 मिनट कबल उठने ही वाला था कि एसपी साहब तशरीफ़ ले आए। सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है तो उसी हिसाब से काम भी बढ़ रहा है। आप खाना खा लें क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं। एसपी साहब किस किस्म के मामला साथ लाए हैं और उनमें कितना वक्त लगेगा? माहिन को मालूम था वो इस वक्त जो भी कहेगी उधर से बड़ा मंतकी जवाब आएगा। उसने एक लफ्ज़ मुंह से निकाले बगैर रिसीवर रख दिया, जबकि दूसरी समत रिसीवर हुनूज़ यावर अली ख़ान के हाथ में था और वो उसके किसी अगली बात के मुंतज़िर थे। और वो बुरा सा मुंह बनाती उनके बेडरूम से बाहर आ गई। खाना लगा दूँ बीबी? खानसामा एकदम सामने आ गया। नहीं, एक गिलास जूस ले आओ। बस? बेचारा बड़ा ही हैरान हुआ। खुद जो पेटू था। हाँ भाई बस, वो झुलाकर गोया हुई और अपने रिहायशी कमरे में चली आई। तौबा, कितना मुश्किल है किसी बड़े अफसर के साथ ज़िंदगी गुजारना, नरी आर्टिफिशियल लाइफ। वो बड़बड़ाते हुए शाम के लिए कपड़े देखने लगी। 10 मिनट बाद खानसामा अनार का जूस लेकर हाजिर हो गया। उसने जूस का गिलास उठाकर उसे वापस जाने का इशारा किया और ख़ुद एक कुर्सी पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता जूस पीने लगी। अभी गिलास आधा भी नहीं हुआ था कि खानसामा फिर हाजिर हो गया। साहब का फ़ोन है बीबी। वो चौंक पड़ी। अभी तो बात हुई थी 5 मिनट कबल। व्हाट्स अ न्यू मैटर? वो गिलास रखकर तेज़ी से उनके बेडरूम में आई। जी, मुझे अभी ध्यान आया कि आपने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया था। कहीं खाने से नाराज़ तो नहीं होगी? चले शुक्र, आपको देर से ही सही ध्यान आ तो जाते हैं। उसका मूड ऑफ था। दरअसल आपके और मेरे एज ग्रुप में इतना ज़्यादा फासला है कि इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस अंदाज़ और किन अल्फाज में आपको मुतमईन करूं। वो बहुत संजीदगी से कह रहे थे। रहने दीजिए, ये नाप तोल ये महज मसनूई इज़हार है। दरअसल आप पर किसी बात का असर हो ही नहीं सकता। मैं जान चुकी हूँ आपकी नेचर। वो उसी मूड में गोया हुई। मैं तो बहुत सादा सा आदमी हूँ, मुझे जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर बहरहाल ये अच्छी इत्तला है, आप खाना ज़रूर खाएं, वरना मैं गिल्टी फील करूँगा। ओके? यानी आपने महज इसलिए फ़ोन किया है ताकि आप एक अच्छे मेज़बान साबित हों। बहरहाल आप फ़िक्र न करें। खैर, मैं आपके तजियाती काम में मदाखलत नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि शाम को आप तैयार रहिएगा। आपको बहुत अच्छी जगह सैर कराएंगे। आपकी सारी खौफ दूर हो जाएगी। ठीक है? थैंक्स। वो उनकी इतनी मेहरबान वजह पर वाकई खुशी से मुस्कुरा दी। अब बात हुई ना, वरना मैं तो उलझ गया था। एसपी साहब को अभी तक इंतज़ार में बिठाया हुआ है आपकी वजह से। थैंक्स अगेन। वो जाहिद खुश किस्म के इंसान से इतनी तवज्जो और मेहरबानी के अंदाज़ पाकर वाकई खुश हुई थी। बारी का बुलावा आ गया था। वहाँ दरिया बस्ती में उसकी सख्त ज़रूरत पेश आ गई थी। वो बाबा साहब के साथ शहर आ जाता था तो उसे शहर में ही ढेरों काम पेश आ जाते थे। सुबह फैक्ट्री गया, वहाँ से एयरपोर्ट गया, सीट कंफर्म कराई। शाम 5:15 बजे तक फ़्लाइट थी। वह मुश्किल फ़र्स्ट क्लास में सीट मिली थी। वहाँ की धक्कम पेल फुर्सत पाकर बाबा साहब के बिज़नेस पार्टनर से हिसाब किताब करके फ़ाइल और चेक वसूल किया। 3 बजे के बाद घर आया। वह मुश्किल 2-4 निवाले ही मुँह में डाले थे कि फैक्ट्री से मैनेजर की कॉल आ गई। बाबा साहब मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे। नाचारों से फैक्ट्री का दूसरा चक्कर लगाना पड़ा। घर से फैक्ट्री ज़्यादा दूर नहीं थी। शाम तक वापस आ गया। जल्दी जल्दी कपड़े बैग में ठूसे, गुसल करके जीन्स बदली। बनियान पहनकर याद आया कि कमीज़ पर तो इस्त्री नहीं हुई। बड़ी सख्त झुल्लाहट हुई। अख्तर भी गाड़ी लेकर आ चुका था। बारी को एयरपोर्ट पहुँचाकर उसने बाबा को भी लेने जाना था। वो शर्ट हाथ में पकड़े कमरे से बाहर आया। कल्लो, उसने आवाज़ लगाई। मोहतरमा कल्लो साहिबा, इधर उधर कहीं पाई जाती हो तो सामने आ जाए, सख्त ज़रूरत है। उसने राहदारी के सिरे पर खड़े होकर सदा लगाई। वो तो गेट पर खड़ी सब्ज़ी खरीद रही थी। बहुत तेज़ी में हूँ। माँ रोशी सामने आ गई। वो जीन्स और बनियान में खुद को उसके सामने पाकर कदरे खज्जल सा हो गया। एयरपोर्ट पहुँचना है, वैसे ही सीट बड़ी मुश्किल से मिली है। वो जाने क्यों नज़रें चुरा गया। जा रहे हो? उसके दिल को कुछ हुआ। जी। कल्लो सी ऑफ करने जाएगी? वो मुस्कुराई। अरे नहीं, ये शर्ट बगैर इस्त्री की है। मैं तो खुद ही कर लेता, मगर यहाँ तो कहीं आसपास इस्त्री भी नज़र नहीं आ रही। रोशी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से शर्ट ले ली और एक सिमत बढ़ गई। वो अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। रोशी की वापसी का इंतज़ार करने लगा। इस ख्याल से ऊपर नहीं गया कि फिर उसे ऊपर आना पड़ जाएगा। 5 मिनट बाद रोशी शर्ट हाथ में लिए उसी जगह वापस आ गई। हो सकता है जल्दी में अच्छी ना हुई, वो बहरहाल गुजारा कर लो। वो उसे शर्ट थमा रही थी।
और शीनो जाने किस तरह आकर उन दोनों के पास से बेनियाजी से गुजर गई। शीनो आपा, ये बारी दरिया बस्ती वापस जा रहा है, कोई मैसेज देना हो तो दे दें। गालिबन तुम मैसेज दे ही रही हो। हवेली में फ़ोन है, कोई मसला नहीं है, बल्कि कोई मैसेज ही नहीं है हमारे पास। हाँ मगर तुम ज़रूर दो। वो उनसे खासे फासले पर रुककर अपने मखसूस अंदाज में गोया हुई। बुलावा आया है या वैसे ही जा रहे हो? बुलाया है, असल में काम सिराए में है, दरिया बस्ती से तो मैसेज आया है। वो बहुत संभल कर उनसे मुखातिब था। मगर तुम्हारी ज़रूरत तो यहाँ भी बहुत है। मायनी खेज़ अंदाज में मुस्कुराई। काम के बंदे की तो हर जगह ही ज़रूरत रहती है। वो ज़्यादा बर्दाश्त न कर सकी, तड़क कर बोली। हाँ भाई, बारी काम के तो तुम बहुत हो। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। बारी शर्ट पहनकर बटन लगा रहा था, गौर से उन्हें जाता देखने लगा। हर वक्त ही जली भुनी रहती हैं। रोशी के माथे पर बल पड़ गए। मगर होशमंद भी बहुत हैं, आंखें खुली रखती हैं। आपको एहतियात करना चाहिए, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और तुम्हारे लिए? वो तो यूँ भी खासी निडर थी। मैं तो खुद ही मसला हूँ, मेरे कोई सुनहरी ख्वाब नहीं, आप बस मुझे कंप्यूटर फ़र्ज कर लें। उसने आगे की सिमत कदम बढ़ाए। जाकर फ़ोन ज़रूर करना, उसने ताकीद की। वो तो मैं ख़ान को करूँगा ही। रोशी की अना ने उसे अगली बात से बाज रखा। और हाँ, अगर खाला दरिया बस्ती में हुई तो फ़ोन पर मेरी उनसे बात ज़रूर करा देना। बस? वो फिर आगे बढ़ा। हाँ बस। और हाँ सुनो। जी। वो फिर रुक गया और रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाने लगा। रोशी को उसकी रेस्ट वॉच से सौतन का सा बैड था। तुम तो खुद ही घड़ी हो, क्यों घड़ी बांधे फिरते हो? आप कुछ कह रही थी। जाओ तुम। कुछ नहीं कह रही, वो जल कर बोली थी और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। वो गुमसुम से अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वहाँ सब बैठी बहुत ज़ोर शोर से बाबा साहब के एक शराकतदार के यहाँ डिनर पर जाने के प्रोग्राम बना रही थी। पहने जाने वाले मलबूसात पर सख्त बहस व मुबाहिसा हो रहा था। रूबी का ख्याल था कि लिबास बहुत जदीद होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस है और फिर हमेशा से कराची में रहे हैं। शीनो को उस पर इख्तिलाफ था कि हम और वो एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। लिबास वगैरह पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तरदीद व तायद का पुरशोर माहौल था। उसकी आमद पर कदरे खामोशी छा गई। शीनो ने बहुत मायनी खेज़ मुस्कुराहट के साथ उसकी सिम देखा था और गाँव तकिया खिसकाकर नीम दराज हो गई थी। आओ रोशी, तुम तो नज़र ही नहीं आई। तबीयत कैसी है अब? गुल्लो ने उसका हाथ थाम कर अपने पहलू में बिठा लिया। अब तो इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएगी। अरे हाँ, याद आया, आज सुबह सुबह एक बहुत मज़े के गानों की कैसेट मिली है। लता और मुकेश के 2 गाने हैं। शीनो ने कैसेट प्लेयर में कैसेट डाउन किया और प्ले पुश करके वापस अपनी जगह आकर दराज हो गई। लता और मुकेश की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। वॉल्यूम खासा ऊंचा था। बाली उमरिया भजन करूं कैसे, चढ़ती जवानी जोगन बनूं कैसे, झूठा गुरु का वचन करूं कैसे, साधु हूँ तेरा सजन बनूं कैसे। रोशी ने चौंक कर शीनो की सूरत देखी। वो आंखें मूंदे बहुत मायनी खेज में मुस्कुरा रही थी। गाना तो मज़े का है, किस फिल्म का है? मंगवा कर देखेंगे। रूबी ने बहुत दिलचस्पी ली। तुम्हारा पेट नहीं भरता फिल्में देख देख कर? जर्री हंसती। पता नहीं इसके दीदे हैं या मशीन 2-2 फिल्में इकट्ठी देख लेती है। मैं तो 1.5 घंटा टीवी के सामने बैठ जाऊं तो सर में दर्द होने लगता है। गुल्लो ने भी हिस्सा लिया। गाना सुनो, बड़े मज़े का है। सुन रही हो रोशी? शीनो बोल पड़ी। मैंने कैसेट लगाई है, तुम लोगों ने अपनी प्याव प्याव शुरू कर दी है ना? मज़े का रोशी? रोशी ने जैसे ज़िद होकर उनकी सूरत देखी। अगर आपके पास मेरे खिलाफ चार्जेस इकट्ठे हो गए तो बीच चौराहे पर हांडी फोड़ दें। किसने किया है? ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ और ना हलक पाड़कर ये कहूँगी कि आप मुझे इल्ज़ाम लगा रही हैं। रोशी एक मैगज़ीन उठाकर दूर सोफे पर जाकर बैठ गई। गुल्लो और दूसरी लड़कियां हैरानी से कभी शीनो और कभी रोशी को देख रही थी। कोई बात हो गई है शीनो? गुल्लो ने तरहमामेज़ नज़रों से रोशी की तरफ देखा। अभी तो बेचारी अंजर पंजर ढीले करवा कर घर लौटी है। शीनो तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेरहम है। एक तो उस पर उसकी माँ का साया नहीं, वो पहली निहायत हसास है। ये न जाने क्यों उस पर चोटें करती रहती है। रोशी, उन्होंने निहायत मोहब्बत से उसे पुकारा। जी आपा। चंदा, तुम ऊपर जाकर आराम कर लो, शाम 7 बजे के बाद ही समझो जाएंगे। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जाओ, शाबाश। उनके लहजे में इतनी मोहब्बत और हलावत थी कि रोशी नाचार उठ गई। ठीक है। यूँ गुल्लों की मदाखलत से माहौल एकदम पुरसुकून हो गया। शीनो प्लीज़, उसके साथ इस अंदाज में बात ना किया करो। वो तो बेचारी पहले ही दुखी है और बच्ची है। गुल्लो ने रोशी के बाहर जाते ही शीनो को घुरका। नाम, नस्ब, दौलत सब कुछ तो है, फिर दुख किस बात का है? तुम तो ईमान से प्रोपेगेंडा लॉबी हो गुल्लो। शीनो ने मुंह बनाकर जवाबन गुल्लो की खबर ली।
तुम्हें नहीं पता शीनो, माँ के प्यार से महरूमी बाज़ औक़ात इंसान की हस्ती को हिला कर रख देती है। माँ तो उसका कायनात बुनियादी हुस्न है, खुदा की अपने बंदे से मोहब्बत का लतीफ़ सा इशारा। ये महरूमी बहुत बड़ी महरूमी है शीनो, तुम्हें एहसास करना चाहिए। अच्छा बाबा, कर लेंगे एहसास। अब खुदा के लिए अपनी तकरीर समेटो। शीनो ने हाथ जोड़ दिए और जरी ने आगे बढ़कर टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ कर दिया। अब तुम्हें पैसे के सिवा कुछ नहीं सूझता। यह ध्यान नहीं आता कि बेटी क्या सोचेगी। ये बर ढूंढा है माँ बाप ने। औरत ने उसके तेवर देखकर ज़रा लहजा संभाल कर बात की। और जो किसी कंगाल और मकरूज़ के पल्ले बांध दी तो भी लौंडिया यही कहेगी, ये ढूंढा है और बस। अब बात ख़त्म कर, अगले जुमे बारात करा देंगे। हमें कोई तैयारी नहीं करना, बरादरी को रोटी खिलाना है, खिला देंगे और कुछ नहीं होगा। अरे नाक कट जाएगी बिरादरी में, कुछ होश की दवा कर। औरत ने माथा पीट कर कहा, कल से कमाने नहीं जाऊंगा, एक ढेला तेरे हाथ पर नहीं रखूंगा और जो तूने रोटी दवाई की आवाज़ लगाई तो 3 भूलों से हराम कर लूँगा तुझे खुद पर। उसने चारपाई पर सीधा लेटते हुए कहा और आंखों पर बाजू रख लिए। औरत ताजुब से उसकी तरफ देखती रही। जब भूखी मरने लगे तो चली जाइयो बिरादरी के पास कि पालो हमारे पेट, फिर देखूंगा कौन खिलाता है तुझे रोटी, कौन ब्याहता है तेरी बेटी। वो बड़बड़ाया, ये तजुर्बे तो उठाए बैठी हूँ, कौन खिलाता है किसको, सब अच्छे वक्तों के साथी हैं। माँ हूँ, कभी लड़की थी, बेटी के दिल की खुशी सोच रही थी। तुम बाप हो, उसके मुख्तार हो, मैं तुम्हें समझा तो सकती हूँ, रोक नहीं सकती। कर दो अगले जुम्मे बारात, अल्लाह नसीब अच्छे करे, खुशियाँ दे। न जाने क्यों वो हिचकियों से रो पड़ी। वो एकदम उठकर बैठ गया। देख भगवान, मैं भी बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ अपनी लौंडिया का। लाल खान उम्र का है मगर सेहतमंद है। तूने उसका घर नहीं देखा, 6 कमरों का मकान है, 2 मंजिला, सामान से भरा हुआ। अल्लाह की हर नेमत मौजूद है। छूट जाने दे उसकी पुश्ती गरीबी से लौंडिया की जान। हम किसी लालच से नहीं ब्याह रहे अपनी लौंडिया, अगर लालच है तो बस इतनी कि हमारी बच्ची सुख देखे। औरत रोती रही। जब मान गई है रो मत, दुआ कर अल्लाह हमारी लौंडिया को सुख दे। बेटियां बिहाते हुए तो माएँ रोती ही हैं, जिस्म का टुकड़ा नोचकर किसी को थमाना हंसी खेल तो नहीं। औरत आंखें पोंछते हुए बोली। वो चुप रहा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं होता। वो उठकर बावर्ची खाने में आ गई। बालो दोपहर के खाने के और शाम के चाय के बर्तन इकट्ठे किए बहुत तंदुरी से मांजने में मसरूफ़ थी। अम्मा, कीमे में आलू डालूं या मटर? उसने माँ के मौजूद पाकर लगे हाथों अपना मसला हल करना चाहा। मटर डाल दीजो, तेरे बाप को अच्छे लगते हैं। वो गायब दिमागी के आलम से चौंक कर बाहर आई। अब्बा आज जल्दी आ गए? जल्दी काम ख़त्म हो गया होगा। मैं तो तुझे ये कहने आई थी कि जो बगैर सिले कपड़े हैं उनमें से 4-5 जोड़े सी लीजो 3 दिन में, फिर दुपट्टों पर गोटा लचका भी लगाना है। क्यों अम्मा? बालों के मुताबिक हाथ साकिन हो गए। तेरा निकाह कर रहा है तेरा बाप अगले जुम्मे। तीसरी दुनिया की तीसरे दर्जे की लड़की 1000 चाहने पर भी ना पूछ सकी कि वो मेरा निस्फ कौन है जो मुझे मुकम्मल करने आ रहा है। कहीं यूँ ना हो पूरा होने के आसरे में आधी से भी जाऊँ। चंद लम्हे साकित व सामित रहने के बाद वो फिर अपने काम में लग गई। हमें कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी, बस बिरादरी और बारात को रोटी खिलानी है। पैसे वाला आदमी है, हर चीज़ को मना कर दिया उसने। वो एक बार फिर साकित हो गई। पैसे वाला, उसका हमारे दरवाजे पर क्या काम? पता नहीं कैसा है। हाय, इतना तो हो कि सखियों में इज्जत रह जाए। चाचा कासिम की सकीना का दूल्हा ज़रा सा मोटा था। सारी सहेलियाँ कितना तंग करती थी सकीना को। और देख, रोटियां ज़रा देख कर पकाइयो, रात बहुत बची थी। रिस्क ज़ाय नहीं करते, अल्लाह को बुरा लगता है। उसने बाहर निकलते हुए मज़ीद हिदायत दी। अच्छा अम्मा, वो अपने ध्यान से चौंक कर बोली थी। उसने वॉल क्लॉक की सिमत नज़र उठाई थी। 6 बज रहे थे। एक अजीब सी कोफ्त उसके रगो पैर में उतर गई। या इलाही, किस तरह सज़ा मिल रही है। वो बरामदे में पड़ी कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। उसी दम पोर्टिको में जीप दाखिल हुई। उसने एक गहरा सांस लिया। थैंक गॉड। यावर अली खान जीप से उतरकर सीधे उसकी तरफ बढ़े। तैयार हैं आप? उन्होंने उसके सरापे पर नज़र डाली। पर्पल कुर्ते, शलवार और दुपट्टे में मलबूस बहुत तरोताज़ा सी महसूस हुई। दाएं कलाई में बहुत सारी मैचिंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और बाएं कलाई में गोल्ड की दमकती हुई रेस्ट वॉच थी और पाँव में मैचिंग शूज़ चमचम कर रहे थे। यावर अली खान ने कुचटती निगाह में उसका जायज़ा ले लिया। बहुत देर से तैयार हूँ, मगर इतनी बेहिज़ भी नहीं हूँ कि आपको चाय या खाने की मोहलत न दूँ। आप इत्मीनान से बात लें और खाना खाएं। वो उठ खड़ी हुई। खाना तो मैं खा चुका हूँ, अलबत्ता बात लेने की तजवीज़ अच्छी है, फ्रेश हो जाऊँगा। शेर खान, उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। वो फ़ौरन आ मौजूद हुआ। जल्दी से एक शलवार सूट तैयार कर दो, मैं बहुत रिलैक्स होकर सैर करना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो माजरत खाना अंदाज में मुस्कुराकर अंदर बढ़ गए। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई।
उन्हें बाहर आने में वाकई 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। वो जीप एक शफाक सड़क पर ले आए। पहले हम TNT कॉलोनी चलेंगे, वहाँ एक दोस्त से ज़रूरी काम है। बहुत खूबसूरत जगह है, शानदार मनाजिर हैं, मुझे यकीन है आप लुत्फ़अंदोज़ होंगी। उन्होंने बहुत महारत से स्टीयरिंग से हाथ उठाकर सिगरेट सुलगाई। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, उसने खदरे खज्जल होकर कहा। अरे मगर वो क्यों? उन्होंने हैरानी के तासरात नहीं दिए, सिर्फ सपाट अंदाज में पूछा। आप इतने ज़िम्मेदार और मसरूफ़ आदमी हैं, हकीकतन मैंने डिस्टर्ब किया है आपको? बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। खामखा वो धीरे से हंस दी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब आदमी हूँ। उन्होंने बहुत सादा से अंदाज में जवाब दिया। जी? वो बहुत चक्का रह गई। लगते तो नहीं, उसके मुंह से निकल गया। लगने और होने में अच्छा खासा फ़र्क होता है। उन्होंने सिगरेट मुंह से निकाले बिना ही धुआं मुंह से निकाला। हाँ जाहिर है, बच्चों जैसी बीवी से दूरी, वो भी हमेशा की दूरी, कोई छोटी बात नहीं। बच्चों जैसी बीवी नसीब वालों की होती है, और फिर इतनी शानदार रफ़ीक़े हयात मिलकर बिछड़ जाए, ये तो किस्मत का सितम ही है, उसने अफसरदगी से कहा। यावर अली ख़ान खामोश रहे। दरिया बस्ती आने के बाद मैं तो बहुत उलझ गई हूँ, वो बोली। मगर क्यों? कोई कोताही हो गई हमसे? यावर अली ख़ान ने फिर एक सरसरी नज़र उस पर डाली। नहीं, ये बात नहीं, आप सब ने तो समझे हक मेज़बानी अदा कर दिया। वो शर्मिंदा सी होकर बोली। रोशी वापस आ जाएगी, डजंट मैटर। उन्होंने सिगरेट मुंह से निकालकर हाथ से दोबारा स्टीयरिंग पर रख दिया। ये बात भी नहीं, वो बोली। यावर अली ख़ान खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी का सवालियापन साफ महसूस हो रहा था। मेरी उलझन यह है कि दरिया बस्ती का माहौल मुझे बहुत पुरअसरार और घुटा हुआ महसूस हुआ है। बज्जो तो बहुत प्रोग्रेसिव थी, एडजस्टमेंट में बहुत मसला हुआ होगा, जबकि पापा कहते कि वो हवेली में बहुत खुश थी। कराची में तो उनका मन नहीं लगता था, एक हफ्ता भी मुश्किल से रहती थी। मेरी समझ में नहीं आता कि हवेली में उनके लिए क्या अट्रैक्शन थी। वो बिना रुके बोले जा रही थी। यावर अली ख़ान बदस्तूर खामोश थे। माही ने चेहरा मोड़कर उनकी सिम देखा। ग्रे शलवार सूट में मलबूस, आंखों पर मखसूस ग्लास चढ़ाए मूँछों के साथ वो बहुत मुतासिर कर रहे थे। हवेली में मेरा ख्याल है उनकी सारी दिलचस्पी आपकी वजह से थी। वो महज आपकी वजह से कराची में नहीं टिकती थी। वो मुस्कुराकर शरारत से गोया हुई। और तो हवेली में कोई ख़ास बात नहीं, वो खिलखिला पड़ी। आप कुछ बोल नहीं रहे? माँ वो चौंक कर पूछने लगी। आप खुद ही सवाल और ख़ुद ही जवाब के नहायत दिलचस्प अमल से गुजर रही हैं। मैं अटेंशन हूँ, आप फ़िक्र न करें। उन्होंने बहुत सुकून से एक मोड़ काटा। शर्मिंदा कर रहे हैं? वो मुस्कुराई। ये काम नहीं करता। वो अपने मखसूस अंदाज में लगता बढ़कर मुस्कुराए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपने हमारी बच्चों पर अपनी ज़ात का तलस्सुम फूंक दिया था। उन्हें आपके सिवा कुछ सोचता ही नहीं था। खैर लकी तो वो भी बहुत थी कि उन्हें आप जैसा शरीके सफ़र मिला था, जिसकी वफ़ा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बाद आपने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि आपकी तरह के लैंडलॉर्ड तो बैक वक्त कई बीवियां रखते हैं। आज आप सिर्फ मरने वालों को ही याद करेंगी? उन्होंने अजीब सा अंदाज में पूछा। जी? वो चौंक कर उनकी सूरत देखने लगी। आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चों की बात करे? वो अभी तक हैरत के आलम में थी। अच्छा ये बताएं, शाम के इस समय बैकग्राउंड में नज़र आने वाले पहाड़ कैसे लग रहे हैं? उन्होंने करीबुल ख़त्म सिगरेट मुँह में दबाकर गहरा कश लिया। उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसके लहजे में अब अफसरदगी का तासर था। आइसक्रीम खाएंगी? एक शॉप के नज़दीक उन्होंने जीप आहिस्ता की। चले खा लेते हैं, कुछ तो करना चाहिए। उसका मूड अजीब सा हो गया था। फ़ोन की बेल बहुत देर से हो रही थी, अभी तो सूरज भी नहीं निकला था। वो लॉन की तरफ जाने के इरादे से कमरे से बाहर आई थी। जाहिर है इतनी सुबह का फ़ोन बाबा साहब के लिए ही होगा। वो आगे बढ़ते ही सोच रही थी, फिर एकदम चौंक पड़ी। बाबा साहब का फ़ोन? हाय, ये तो दरिया बस्ती से भी हो सकता है और यकीनन उसका हो सकता है। वो सर पर दौड़ती हुई बाबा साहब के कमरे में आई। उसे यकीन था कि बाबा साहब बाथरूम या लॉन में होंगे, तभी तो अभी तक रिसीवर नहीं उठाया। वो सब तो बेसुध सो रही थी, जागती हुई भी होती तो फ़ोन सुनने के लिए कभी न हिलती। उसने अंदर आकर इधर उधर देखे बगैर रिसीवर तकरीबन झपट कर उठाया। हेलो, थैंक्स गॉड, उधर वाकई बारिश था। जिस्म जामे एक सरखुशी की लहर दौड़ गई। रोशी बात कर रही हूँ, पहुँच गए तुम ठीक ठाक? जाहिर है, आलम बाला से तो फ़ोन करने से रहा। खान को रिसीवर दीजिए। बाबा साहब तो आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहे, मैसेज दे दो, मैं पहुँचा दूँगी, उसने मुँह बनाकर कहा। आप ज़रा इधर उधर देख लीजिए, मुझे उन्हीं से बात करना है, मैसेज से काम नहीं चलेगा। इधर से जवाब आया। खाला हैं अभी हवेली में? उसने सुनी की अनसुनी करके अपना सवाल किया। नहीं, वो यावर चचा के साथ हरीपुर गई हैं, उसने इज्जत भरे अंदाज में जवाब दिया, जैसे जान छुड़ा रहा हो।
वो मुझे कराची फ़ोन भी तो कर सकती थी। उसने खफगी से कहा। वो जो कुछ कर सकती थी या कर सकती हैं खुद ही बता सकती हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप प्लीज़ खान को फ़ोन दीजिए। और फिर लगा बंधा जवाब आया। क्या खान खान किए जा रहे हो, मैं बात कर रही हूँ, वो भड़क कर बोली। मैंने इस वक्त काम के सिलसिले में फ़ोन किया है, मुझे खान से बहुत ज़रूरी बात करना है। वो जैसे ज़िद हो गया। वो घर ही में कहीं होंगे, देख लीजिए प्लीज़। वो जैसे आजिज़ आ गया था। अच्छा देखती हूँ, मगर मुझसे बात के बगैर रिसीवर न रखना। सुन लिया, नहीं रखूँगा। बस आप ज़रा जल्दी करें। गालिबन दूसरी तरफ उसने सर पीट लिया था। वो बाथरूम का दरवाज़ा चेक करके दौड़ती हुई लॉन में आई। बाबा साहब बेंच पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बाबा साहब, आपका फ़ोन है हवेली से। उसने भूली हुई सांस पर काबू पाकर कहा। हाँ बोल रहा हूँ। बाबा साहब ने रिसीवर उठा लिया था। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसे कहो कुछ नहीं होगा, हम कह रहे ना, हम खुद वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है ठीक है। टीपू की तबीयत अब कैसी है? सराय पहुँचकर हमें फ़ौरन इसकी खैरियत से मुताला करना। और कोई ख़ास बात नहीं? बाबा साहब रिसीवर मुझे दीजिए, एक ज़रूरी बात करना है। वो उनके सर पर सवार थी। उन्होंने रिसीवर उसे थमा दिया। हेलो, दूसरी तरफ से बारी बोल रहा था। उसने गर्दन मोड़कर बाबा साहब की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। दिलावर अली ख़ान ने एक लफ्ते को उसकी जानिब देखा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। सारा मोहल्ला लाल खान की दुल्हन देखने के लिए हिजला उर्सी में हमलावार था। बालों को इस कदर हब्स और घुटन का एहसास था, लगता था थोड़ी देर उन औरतों में मज़ीद घिरी रही तो बेहोश हो जाएगी। भारी भरकम उरूसी जोड़ा, मुख्तलिफ साइज़ और वज़न के 4-5 सोने के सेट, फूलों के जेवर अलहदा, फोम का गद्दा, फोम का तकिया और चारों तरफ औरतें और बच्चे। वो बेदम से होकर तकिए पर ढह गई। दुल्हन बेहोश हो गई, दुल्हन बेहोश हो गई। एक चीख पुकार मच गई। चलो भाई, सब बाहर निकलो जल्दी। लाल खान की एक रिश्तेदार सबको बाहर निकालने लगी। देखने में तो है ही नाजुक, मिजाज भी नाजुक लगता है। एक बड़ी बी ने तनकीदी हमला किया। चंद मिनटों में ही कमरा खाली हो गया। बेहोशी का ऐलान बाहर तक सुना गया। लाल खान ने फ़ौरन से पेशतर 7 अप की बोतल अंदर भिजवाई। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसके औसान बहाल हुए। लाल खान की एक और रिश्तेदार ने उसका मेकअप ठीक करना शुरू कर दिया था। हटो भाई, ज़रा रास्ता दो, दूल्हा भाई अपनी भावच की मुंह दिखाई करने आ रहे हैं। एक औरत की मनफी सी आवाज़ बाहर से आई। हाँ भाई, आ गए हम, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे में आरिफ की आवाज़ उभरी। लाल खान भी साथ था। लाल खान, हम तुम्हें मुबारकबाद दें या तुम हमें दोगे? वो शौक़ी से पूछ रहा था। जी सरकार, सारी मेहनत आपकी है। लाल खान तो सर पा निहाल था। बस यही है हमारी मुबारकबाद। लो, अब हम तुम्हें देते हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बालों की आंखें बंद थी, मगर शेर पढ़ने वालों को उसने चौंक कर देखा था। पट से आंखें खुल गई। ये हमारी तरफ से हकीर सा तोहफ़ा है भाई। उसने अंगूठी डिबिया समेत उसकी सिन बढ़ाई। शादी मुबारक हो। ये हमारा यार वैसे भी सेठ है और दिल का भी सेठ है। उम्मीद है आपको बहुत खुश रखेगा। बालों का दिल धक धक करने लगा। वो कोशिश के बावजूद सेठ की तरफ न देख सकी। लाल खान, भाभी बहुत नाजुक सी हैं, बहुत ख्याल रखना। अच्छा, अब हम चलेंगे। अब देखें कि भाभी के आने के बाद तुम हमें किस तरह दस्तयाब हुआ करोगे। अब देखेंगे तुम्हारे अंदाज़। हर एक चीज़ बदल जाती है इश्क का मौसम आते ही। रातें पागल कर देती हैं, दिल दीवाने हो जाते हैं। अच्छा भाई, शब बखैर, खुदा हाफिज़। बालों की निगाह बेख्तियार उठ गई। लंबा, इंतहाई दुबला, दाढ़ी छोटी थी या कई रोज़ से शेव नहीं की थी। साफ रंग, शायद कभी गोरा होगा। मैं हो किसी चाल, न जाने किसका बच्चा रोया। उसने चौंक कर आंखें झुका ली। उसके जाते ही जाने किसके कहने पर कमरा खाली कर दिया गया। तब उसने एक गहरा तमानत भरा सांस लिया और कमरे में नज़र दौड़ाने लगी। बहुत शानदार और कीमती फर्नीचर था। उसने तो कभी इतने कीमती बिस्तर पर बैठने का ख्वाब भी ना देखा था। टेबल लैंप और कुर्ते गुलदानों से आरास्त था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे कमरे की सजावट में इजाफा कर रहे थे। ताज़ा गुलाबों से सजी सेज, जिनकी महक उसके अपने वजूद से उठने वाली खुशबू से हम आहंग होकर एक अजीब सा तासर पैदा कर रही थी। माँ वो बुरी तरह चौंक कर पड़ी सामने कार्निस पर लाल खान की बड़ी सी तस्वीर देख रही थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ और वास्कोट पहने, मूँछों को ताव दिए, वो शायद किसी मतवक्का कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। उसका दिल जैसे किसी जेल में उतर गया। वो पलक झपकना भूल गई। हर जी रूह को ज़िंदगी एक बार मिलती है और औरत भी ज़िंदगी के इस सबसे हसीन दौर से एक बार गुजरती है। जिस लड़की का दिल पहली रात को ही डूबने लगे, उसके बाद ज़िंदगी में कभी अच्छी रात के ख्वाब नहीं आते। उसका दिल ऐसे मुरझाता है कि फूल पहनने के सारे शौक़ ही मुरझा जाते हैं। वो आन के आन में गुलशन से जंगल में आन खड़ी हुई थी
और मारे धुक्के वो रास्ता देखने लगती है जिस पर चलते हुए गाह गाह उसे पाँव से कांटे निकालने होते हैं। आंवला पाई का हौलनाक सफ़र दरपेश देखकर उसके हवास गुम हो गए। उसने चकराते हुए सर को संभालकर आसपास नज़र डालकर पानी तलाश किया। लाल खान ने वफूर शौक से डोलते हुए कदम अंदर रखे। पानी उसके हलक में जैसे कांटे पड़ गए। लाल खान ने घबराकर इधर उधर देखा। दूर में इस पर ग्लूकोज मिला पानी रखा हुआ था। उसने लपक कर गिलास उठाया और तेज़ी से उसके करीब आया और बहुत आराम और एहतियात से उसे सहारा देकर गिलास होठों से लगा दिया। वो एक सांस में चढ़ा गई। कदरे सुकून का एहसास हुआ तो संभल कर बैठ गई, बल्कि लाल खान से ज़रा परे हो गई। अभी पानी पीते हुए वो लाल खान के बाजू के घेरे में थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे यह बाजू का हल्का ना हो, दोज़ख की आग में तपा हुआ तौक हो। लाल खान को हया का ये अंदाज मज़ीद बेखुद कर गया। रानी हो तुम इस घर की, न सास न ससुर, हम 5 भाई हैं, सबका अपना अपना कारोबार है, अपना अपना घर, सियाह सफ़ेद की मालकिन हो तुम, जो जी चाहे करो, जैसे चाहे रहो, अपनी तरफ से इजाज़त है, हम तो बस चाहेंगे कि तुम खुश रहो। नया दूल्हा था, चोंच लेकर रात था। खुश? उसने पहली बार नज़र उठाकर लाल खान की सिम देखा। पता नहीं अब खुशी किस रंग में आएगी, मैं उसे पहचानूंगी भी या नहीं। यह एक सवाली की तरह पथराई आंखों से खुशी का रास्ता देखा करूंगी। ये रात नहीं आई थी तो खुशी के अमकान सोने नहीं देते थे। अब अंदर एक मातम बरपा हो गया था जो उम्र भर जगाएगा। आज से 15 साल पहले मेरा निकाह हुआ था मेरे मामू की बेटी से। लाल खान मुखातिब हो रहा था। उसके दिल के दरवाजे पर पड़ी जंजीर झन झन बजी। वो फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी, मगर उसे टीबी हो गई थी। मामू ने उसका बेहतर इलाज कराया, मुझे भी सालों लटका कर रखा कि ठीक हो जाएगी। फिर किसी दिन तंग आकर तलाक दे दी और कोए चला गया। 7 साल वहाँ लगाए, फिर मुल्क वापस आ गया। यूँ तो शादी में कोई रुकावट नहीं थी, बड़े रिश्ते देखे। दरअसल किस्मत में तो तुम लिखी थी, इसलिए देर हो रही थी। हर काम का कोई वक्त मुकर्रर है, फिर भी बड़ी अच्छी किस्मत है हमारी। सब तारीफ़ कर रहे हैं हमारी दुल्हन की। अब दुल्हन को बहलाने का मरहला आ रहा था। जो लम्हाती कुर्ब के बाद दूर जा बैठी थी। भाई हम तो सर से पैर तक तुम्हारे हैं, इतनी दूर क्यों हो गई हो? लाल खान गाँव तकिए से टेक लगाकर आराम से बैठ गया। एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो एक रोमान परवर लड़की थी जो अपने ख्वाबों में बहुत आसूदा रहती थी। बजाय एक नापसंदीदा कुर्ब के वो मज़ीद दूर सरक गई। बिला इरादा नादानिस्ता उसका दम उलझ रहा था। उस ख्याल से ही उसे घर्ष आ रही थी कि वो उसके करीब आएगा। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ, वो कांपती आवाज़ में बमुश्किल गोया हुई। हाँ हाँ हाँ, लाल खान का बुलंद कह कहा बेसाख्ता था। बहुत कम उम्र हो, बहुत नादान हो, अरे अभी सारी थकन उतर जाएगी। बालों को उसके वालाहाना अंदाज पर चक्कर आने लगे। मैं रो पड़ूंगी, उसकी आवाज़ भरा गई, गोया ये धमकी थी। और फिर सारी उम्र हंसोगी भी तो। लाल खान कलाई से घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, या इलाही, एक तो औरत बनाता है, फिर उसे शीशे का दिल देता है और फिर उसे लाल खान दे देता है। वो वाकई चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। आज तो किचन से खुशबुओं का तूफ़ान बाहर आ रहा है। क्या हमारे नए जन्म का जश्न मनाया जा रहा है? उसने दाखिल होकर गहरे गहरे सांस लिए और एक कबाब उठाकर टोंगने लगी। बड़े अब्बा पहुंच रहे हैं आज शाम 6 बजे। कल्लो ने इतला बहम पहुंचाई। हाय, अच्छा, यानी हवेली के सब बाशिंदे किस्तों में कराची आ रहे हैं। वो मज़े ले रही थी। सब ठंडे हो जाएंगे, इन्हें पहली फुर्सत में ओवन पहुंचा दो। रोशी को अचानक सुगड़ापा सूझ गया। अभी रख रही हूँ, थोड़े से बाकी रह गए। वो कढ़ाई में कबाब उलट पलट कर रही थी। कल्लो, जी बीबी, ये बड़े अब्बा क्यों आ रहे हैं? मुझे क्या पता बीबी, उनका घर है, 100 बार आएंगे। तो गोया बड़े अब्बा की दावत हो रही है। दावत तो दूसरों की है, आपको नहीं पता? फातिमा बता रही थी, वो जो उस दिन नहीं आए थे मोटे से, जिनकी सामसा है। जब आप अस्पताल से आई थी, खान भी यहीं थे। उसका इशारा बारी की तरफ था। रोशी का हाथ मुंह की तरफ जाते जाते रह गया। इल्मुद्दीन? जी, नाम मुझे पता नहीं, वैसे खान बारी बता रहे थे कि हमारे गांव के ही है। पर जी वो तो सालों से शहर में है, जब वो गांव में होंगे तो मैं छोटी सी होंगी। अभी तो गए थे दावत खाकर, इतनी जल्दी फिर आ रहे हैं। उसे समझ में आया बड़े अब्बा क्यों आ रहे हैं। उसने हाथ कल्लो के एप्रन से पोंछे और तकरीबन पाँव पटकती लाउंज से बाहर निकली। रूबी हाथ में आईना पकड़े ब्रो बना रही थी। जरी के बालों में रोलर लगे थे। मोना कपड़ों का इंतखाब करके बड़ी इज्जत में गुल्लों से पास कराने के इरादे से लाउंज में दाखिल हुई थी।
शीनो एक कोने में बैठी काला सूट पहन लूँ की गर्दान कर रही थी। बिया के पर्ल टॉप्स गुम हो गए थे। वो एक एक से पूछती फिर रही थी। लाली एक तज़बज़ुब के आलम में सूट लिए बैठी थी। जो भी फारिग दिखाई देता उसके पास जा खड़ी होती, ये पूछने के लिए दुपट्टे का रंग तेज़ तो नहीं, चल जाएगा, ओवर तो नहीं लग रहा। मरियम को इस्त्री करते हुए शर्ट पर नील पॉलिश का निशान नज़र आ गया। अब वो ये पूछती फिर रही थी, ये छूट भी जाएगा, और ये भी कि किस तरह। पूरे लाउंज में अगर कोई पुरसुकून था तो वो गुल्लो थी। वो तीर की तरह उन्हीं के पास पहुंची। शीनो ने सर उठाकर रोशी की सिम देखा। अरे भाई गुल्लो, इसका पहला मिसरा क्या है? उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए। अरे छोड़ें आपा, ये बेवक की रागनी। मरियम नेल पॉलिश के धब्बे वाली शर्ट लिए इंतहाई गमनाक पोजीशन में थी। एकदम तनक कर बोली थी, अरे क्यों गम में दुबली हुई जा रही हो? हिना के पास भी तो ऐसा शर्ट है, उसकी शर्ट ले लो, अगर कसम खा बैठी हो कि यही सूट पहनना है। शीनो उससे ज़्यादा तनक कर बोली। हाय अल्लाह, ये शैम्पू बड़ा ख़राब है, सारे बालों की लटें बन गई है। तानिया दुहाई देती हुई लाउंज में दाखिल हुई। उसकी शक्ल देखकर सब अपनी फ़िक्रें भूल गई। वो कह शुरू हुए कि बस किस सिलसिले में आखिर यह क़यामत बरपा है। रोशी अब ज़्यादा बर्दाश्त न कर सकी। समझ तो खैर वो गई थी, मगर एक खुद फरेबी का भी मार्जिन होता है हर इंसान के अंदर। लो भाई, दूल्हा बारातियों का पूछ रहा है, आप क्यों आए हैं? रोबी को नई नई बातें करना खूब आती थी। लाउंज में एक मर्तबा फिर मुश्तरका कहकहा गूंजा था। वो नकोसी बनकर उन्हें देखने लगी। तुमने अपने कपड़े वगैरह तैयार नहीं किए? गुल्लो न जाने क्यों आज गुमसुम सी थी। अब कहाँ जाना है? वो अनजान बनकर पूछने लगी। दरिया बस्ती से उठते हैं तो कराची में गिरते हैं, आगे तो अब समुंदर है। उसकी खुद एतमादी आनन फानन बहाल हो गई थी। वो इत्मीनान से कुशन खिसकाकर कारपेट पर बैठ गई। रूबी ने सबसे ज़्यादा उसकी बात से अहेज़ उठाया। खूब लोटपोट हो रही थी। मान गए रोशी, क्या जवाब नाजिल होते हैं तुम पर? अच्छा, अब तुम बाद में टांगे फैला कर बैठना, जाकर नहाओ धो, अच्छे से कपड़े बदलो, बड़े मामू आ रहे हैं। जरी ने उसे हालत इत्मीनान पाकर ज़रा चाबी भरने की कोशिश की। लेडी ऑफ द इवनिंग का इनाम देने आ रहे हैं बड़े अब्बा। वो बाकायदा लेट गई थी। रोशी चलो उठो, बदतमीज़ी नहीं चलेगी। मोना ने छाड़ पिलाई। मैं ठीक हूँ, सुबह तब्दील किए मैंने कपड़े। आप सब मेरे गम में दुबले ना हो, उसमें ज़रा फ़र्क ना आया। दावत है घर में, 10-15 लोग बाहर के आ रहे हैं, गुल्लो ने समझाया। वो खाना खाने आ रहे हैं, खाना अच्छा पका है, मैं सूंघ कर और कुछ टूंग कर आ रही हूँ। वो हंसकर देखने लगी। हो सकता है आने वाले दिनों में वो तुम्हारे ससुराल कहलाए। शीनो अब मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी। ये तो और भी अच्छी बात है, लड़की को ओरिजिनल हालत में देखना चाहिए। वो मुस्कुरा रही थी। ये लीपा पोती तो नकली है, क्यों जरी आपी? छोड़ो इसे इसके हाल पर, तुम लोग अपनी तैयारियां संभालो। मोना ने हमेशा की तरह सूरत हाल संभाली। टकराव बर्दाश्त न होती थी। अच्छा सुनो, क्या तुम लोग गाने भी गाओगी? वो शरारत भरे अंदाज में मरियम से पूछ रही थी। मगर तुम लोगों को गाने भी नहीं आते। खैर मैं हेल्प कर दूंगी, वगरना तुम लोग तो हर शादी में एक ही गाना गाती हो। चांदनी में अयो मियाँ बनड़े। भाई, पूरे चांद के दिनों में अगर बनड़े को ज़रूरी काम पड़ गए तो क्या बारात 1 महीने लेट करोगी? वो हंसी थी उनकी हवन्नक सूरतें देखकर। गुल्लो खौफज़दा सी उसकी शक्ल देख रही थी, जैसे उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। तुम्हें पता है कौन है वो लोग? वो दबी आवाज़ में पूछने लगी। इल्मुद्दीन बाहुलिया जिस्मुद्दीन, एक अदद होनहार सपूत के वालिद। माजिदाना मज़ीद कोई बेटा ना, आबिद ना खालिद। वो हंसकर लोट पोट हो रही थी उनकी हैरान परेशान सूरतें देखकर। वो उठ खड़ी हुई। ऊपर जा रही हूँ, जब खाने का वक्त हो जाए तो बुलवा लीजिएगा। वो उसी तरह खिलखिलाती हुई बाहर चली गई और सीधे ऊपर बाबा साहब के कमरे में पहुंची। उसके ख्वाहिश के मुताबिक वह कमरे में मौजूद नहीं थे। वो और खुश हुई और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फ़ोन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे की सिम देखते उसने नंबर पुश किया। फ़ोन मामा ने उठाया। मामा, मारी है? अच्छा फटाफट बुला दें। चंद सानियों से इंतज़ार करना पड़ा। हेलो, रोशी बात कर रही हूँ। अब क्या हुआ? दूसरी तरफ से पूछा जा रहा था। आज टीम लेकर आ रहे हैं जिसमें 12वीं खिलाड़ी वो खुद हैं। वो खफगी से कह रही थी। पता है मुझे, बड़े अब्बा यहाँ से रवाना हो चुके हैं 3 घंटे पहले। वो कह रहा था। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? वो दांत पीसकर पूछने लगी। बड़े अब्बा बतौर हेडलाइन खुद पहुँच रहे हैं। वो हंस रहा था। मैं क्या करूँ? वो झुल्लाई। खाना खाइए सबके साथ, आज तो ख़ास डिशेज़ होंगी। उसका कहकहा उभरा। खाना तो खैर मैं खाऊंगी, तुम उसकी फ़िक्र ना करो, मगर ये बताओ अगर वो मुझे अंगूठी पहनाएंगे तो फिर? वो चिढ़ गई। तो क्या हुआ, पहन लीजिएगा, अंगूठी का वज़न तो ज़्यादा नहीं होता। वो हनूज़ हंस रहा था। डिड यू चीट मी? तुमने मुझे धोखा दिया। वो हत्ते से उखड़ने लगी।
ईज़ी रोशी बीबी, ईज़ी प्लीज़। यावर चचा के गैर मौजूदगी में किसी किस्म का फ़ाइनल नहीं हो सकता। ये बातें कोई खेल नहीं है, मैं क्यों आपको चीट करूँगा। मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी इंतहा पसंद है और कुछ भी कर सकती हैं। आप इत्मीनान रखें, कुछ नहीं होगा। वो बहुत सुकून से कह रहा था। मगर ये सब लड़कियां तो इस तरह तैयारी कर रही हैं जैसे मंगनी हो रही है। वो भी सॉरी, आदत से मजबूर है, डोंट वरी। ये तो अगर ख्वाब भी देखे कि कोई नया कपड़ा पहने हुए हैं तो उठते ही शुरू कर देंगी कि बशारत हुई है। वो कतरे झुलाया। रोशी की वाकई हंसी छूट गई। भाई बड़ी रिसर्च है तुम्हारी। रिसर्च की कोई बात नहीं, खाते पीते घरानों की लड़कियों को इसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता। आप अपनी तरफ ही देख लें, बिला वजह तैयार हुई फिरती हैं। मामा बिल्ली की नवासी को आपने अपने 11 सूट इनायत किए। जाहिर है उनकी जगह पर आपने 22 तो बनाए होंगे। और वो उसके बाखबरी पर हैरान हो गई। अब तो मेरा कपड़े बदलने को भी जी नहीं चाह रहा। तैयार होना तो दूर की बात, बालों का हशर हो रहा है, मगर सेट कराने का मूड नहीं बन रहा। वो अजर्दगी से कह रही थी। ये एशियन मेम बनना ज़रूरी है। किसी हर्बल टॉनिक से रोज़ाना रात को मालिश शुरू कर दें। लंबे बाल तो औरत को मुकम्मल करते हैं। आपकी अम्मी के कितने लंबे बाल थे, अभी तो हवेली में चर्चे हैं। वो कह रहा था। हाँ मुझे पता है तुम्हें लंबे बाल पसंद है, जब ही तो चुड़ैल तुम्हें फांस चुकी है। उसके दिल में कुछ धकड़ पकड़ सी होने लगी। मैं अपनी पसंद की वजह से नहीं कह रहा। आपको अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। मैं तो हर औरत के ज़िम्मन में बात कर रहा हूँ। दिल तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे। उसने बिना कुछ कहे रिसीवर रख दिया। बड़े अब्बा आ चुके थे और वो बेनियाजी से डील करेंगे कि कामयाबी के उसूल निहायत आलम इस्तगराक से पड़ रही थी। बड़े अब्बा की आमद की इतला उसे फातिमा नौकरानी के ज़रिए मिली। रद्द अमल के तौर पर उसने करवट बदल कर शुमाल की जानिब से मुंह फेर कर जुनूब की तरफ कर लिया। खाना लग जाए तो बता देना। उसने किताब पर से नज़रें उठाए बगैर ताकीद की। फातिमा सर हिलाती निकल गई। अंदाज में खासा ताजुब था। नीचे तो लड़कियों ने एक हंगामा मचाया हुआ था और उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं था। किताब पढ़ते पढ़ते उसे ऊँग आ गई थी। गुल्लो ने झुझोड़ा तो वो हड़बड़ा कर जागी थी। ये क्या बदतमीज़ी है, मेहमान ख़वातीन कब से इंतज़ार कर रही हैं और मैं समझ रही थी कि तुम तैयार हो रही हो। गुल्लो का मूड सख्त ऑफ था। तैयार तो हूँ, बताया था ना कि सू भी तब्दील किए हैं कपड़े, और मुझे कोई शौक़ नहीं है फैंसी ड्रेस शो के मुकाबले में हिस्सा लेने का। उसने भी जवाबन ख़राब मूड का मुजाहिरा किया। बालों में ब्रश तो कर लो, 2-4 छपके पानी के डाल लो मुँह पर। वो नाराज़गी से कहते बाहर निकल गई। वो बेदिली से स्लीपर घसीटती बाथरूम में घुसी। किसी दिन बारी तुमने मेरा इस तरह इंतज़ार किया ना तो देखना सर से पाँव तक फूल पहनूंगी। बालों को सरसरी ब्रश किया। कानों में छोटी छोटी झुमकियाँ पहनी हुई थी, उतार कर दराज में डाल दी और चेहरे पर उचटती सी नज़र डालकर दुपट्टा ठीक करती नीचे आ गई। कहाँ हैं सब लोग? उसने सामने से आती फातिमा से पूछा। डाइनिंग रूम में। आपको ही लेने जा रही थी बीबी। एक इजराइली नहीं आता मेरी जान लेने, बाकी सब आते रहते हैं। वो झुल्लाती हुई डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। तवील वो अरीज पुरशिकवा डाइनिंग टेबल यहाँ से वहाँ तक फुल हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने जायज़ा लिए बगैर मुख्तसर सलाम किया। रोशी इधर आओ बेटा। बड़े अब्बा बाबा साहब के नज़दीक बैठे थे। अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बाबा साहब की तरफ कदरे खफगी भरे अंदाज में देखते हुए बैठ गई। बेटी अभी पढ़ रही हैं? बराबर ही बैठी अजनबी खातून ने बड़े दुलार से उसके सर पर हाथ फेरा। जी, उसने बेजारकुन अंदाज में जवाब देकर अपने सवारे बाल गोया जताने की कोशिश की कि उन्होंने ख़राब कर दिए थे। कौन सी जमात चढ़ी है खैर नाल? वही मोहतरमा फिर गोया हुई। वो चुप रही और सामने रखी किस्म किस्म की डिशेस का जायज़ा लेती रही। बाबा साहब ने बड़े पुरजलाल अंदाज में उसकी सिम देखा, फिर अपने बेटे बड़े अब्बा की तरफ देखा। उनके साथ में इल्मुद्दीन बैठे हुए थे। 4th ईयर में। बड़े अब्बा ने इल्मुद्दीन की तरफ देखते हुए उसके हिस्से का जवाब दिया। और भाई नईम बेटे तुम्हारा बिज़नेस कैसा है? साथ ही उन्होंने इल्मुद्दीन के साहबजादे को भी मुखातिब किया। इस तरह से सबकी तवज्जो रोशी पर से हटाने की कोशिश की थी। 1st क्लास। ग्राफ ऊंचा ही जा रहा है। कल हमने रिकॉर्ड कंसाइनमेंट रवाना की है। यूँ समझ ले लास्ट ईयर से टोटल ई स्कूल है। बहुत खूब। बाबा साहब एक नज़र रोशी पर डाल कर कि आया वो किस कदर मुतासिर होती है, होनहार फर्जंद को सराहने लगे। उसने दर हकीकत मुतासिर करने के लिए अपना पूरा ज़ोर बयां सर्व किया था। रोशी नईम की तरफ देखने के बजाय बड़ी बेचारगी से खाने की तरफ देख रही थी। बड़े अब्बा खाना तो ठंडा हो जाएगा। बिला आखिर उससे रहा न गया। टेबल के आखिरी सिरे तक एक हलचल सी महसूस हो गई, मगर उसकी बेनियाजी में कोई कमी नहीं दिखाई दी। उसे इस बात का तो 100% यकीन था कि वो जिसकी सिम तवज्जो से देख लेगी वो अपनी नज़र में मोतबर हो जाएगा, ख़ुद को अहम समझने लगेगा।
लिहाजा उसने आखिरी हद तक शऊरी कोशिश की कि गलती से भी उसकी नज़र नईम की तरफ ना उठे। तफ्तान के साथ कोफ्ते खाने का ख्याल उसके मुंह में पानी आ रहा था। कोफ्ते भी शाही कोफ्ते, ढेरों लवाज़मात से तैयार किए हुए। जैसे ही खाना शुरू हुआ वो सर तपा जैसे उस हसीन अमल में गर्क हो गई, सारे माहौल से बेनियाज, बाबा साहब की कुर्बत से बेखबर। आज के लिए बस इतना ही। वैसे नावल से अंदाज़ा हो रहा है कि नावल जो है वो काफ़ी पहले का है, क्योंकि नावल में कहीं भी मोबाइल का ज़िक्र नहीं है, हर जगह टेलीफ़ोन का ज़िक्र है। तो यानी काफ़ी साल पुराने नावल पढ़ रही हूँ मैं पहली दफ़ा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना पुराना नावल है, या मैंने इतना पुराना नावल पढ़ा नहीं है। तो लेकिन नावल है बहुत ज़बरदस्त। और इन सब के बजाय कि नावल बहुत पुराना है, फिर भी रोशी को, उनकी मम्मी को और उसकी खाला को बहुत मॉडर्न दिखाया गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आजकल वाली लड़कियां हैं, थोड़ा भी उनके स्टाइल से या थोड़ा भी उनके जितना वो ख़ुद का ख्याल रखती हैं, जितनी भी स्टाइल वाली बातें हैं, जैसे जैसे उसकी मम्मी या उसकी खाला या रोशी के बारे में ज़िक्र किया गया है, तो लगता है बिल्कुल हाँ मॉडर्न लड़कियों का ज़िक्र हो रहा है। थोड़ा भी नहीं लगता कि पहले की लड़कियों का ज़िक्र हो रहा है, क्या पहले भी लड़कियाँ इतनी मॉडर्न होती थी। खैर ये नावल है हाई क्लास के बारे में, तो आई गेस हायर क्लास में ऐसा ही होता है। और ऑल ओवर नावल बहुत मज़े का है। सबसे मज़ेदार कहानी का पार्ट है मारी और रोशी, वो कहानी के जान हैं। और बहुत अजीब सी स्टोरी चल रही है रोशी के खाला की और रोशी के बाबा की, दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे एज डिफरेंस वाले बहुत से नावल हमने पढ़े, लेकिन एक तरफ बेटी का फुल रोमांस ऑन हो रहा है और दूसरी तरफ पप्पा की सेटिंग हो रही है। थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो तो रही है। तो ठीक है, हम मिलते हैं कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें। ओके, टाटा, बाय।